हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के पहले अध्याय भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो संविधान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संविधान यानी कि सबके लिए समान नियम। तो जिस दस्तावेज़ में हमें ऐसे नियम मिलते हैं देश को चलाने के लिए, उसे संविधान कहा जाता है। तो देखिए, बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज़ में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो भी एक लिखित बहुत बड़ा संविधान है। तो किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये चित्र संविधान सभा के सदस्यों का है और इस चित्र में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं सभी लोकतांत्रिक ही होते हैं। तो संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। तो इसीलिए संविधान जो है नियमों का एक ऐसा समूह है जो देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाया जा सकता है और इसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो इन बातों को समझने के लिए यहाँ पर दोनों घटनाएं जो हैं वो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। तो नेपाल में तो पहले ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका कारण था कि कुछ समय पहले तक नेपाल राजतंत्र था, वहाँ पर राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। तो नेपाल के लोग कई दशक तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते रहे और इसी संघर्ष के बाद 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए उन्हें नया संविधान चाहिए था और वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और इनके लिए वे लड़ते रहे थे। यानी अपने देश को चलाने के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए जो आदर्श होने थे वो उसमें नहीं थे। तो नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने पड़े। इसीलिए नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। तो जो चित्र हैं ये उस समय के संघर्ष के चित्र हैं। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तो नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान की भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें, हमारी बात को सरकार तक ले जा सकें। लेकिन इस बात की भी संभावना होती है कि नेता अपनी सत्ता का जो मिली है या उसकी जो शक्ति है उसका वो बुरा उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी विकृतियों, बुराइयों से बचाव का उपाय भी संविधान में है। तो जैसे एक चित्रकथा दे रखी है ये कि जो सुरेश है वो कक्षा का मॉनिटर है और टीचर जब बाहर जाती है तो उसको कक्षा को देखने को कहती है, लेकिन वो जो उसको अधिकार दिया गया, ताकत दी गई है, उसको एक गलत काम में करता है
कक्षा के एक लड़के अनिल को तंग करने लगता है और टीचर के आने पर कहता है कि वो अनिल जो था शोर मचाकर कक्षा को परेशान करता। टीचर उसकी बात को मानकर अनिल को कहती है कि 100 बार लिखोगे, मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। तो ये खुश हो जाता है अपनी ताकत का दुरुपयोग करके। तो लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है ताकि ऐसे सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि कोई भी ताकतवर समूह दूसरे कम ताकतवर समूह के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। अभी कक्षा है, इसमें लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। तो खेल को खेलने के लिए लड़के चाहते हैं कि क्रिकेट खेलना, लड़कियां चाहती हैं बास्केटबॉल खेलना, लेकिन टीचर उसका निर्णय करने के लिए कहते हैं कि जो लोग जिस खेल के लिए ज़्यादा हाथ उठेंगे वो उसी खेल को खेलेंगे। तो उसमें जो अल्पसंख्यक हैं लड़कियां, वो लोग उसमें हार जाती हैं। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए भी हमारे संविधान में नियम हैं। तो संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों को लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अब है संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये भी एक चित्रकथा के माध्यम से देखिए। ये शबनम का जो है परीक्षा है दूसरे दिन, तो वो कहती है कि जिसके माता पिता पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, तो वो कहती है कि मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल उसकी परीक्षा है। तो उसका कह रही है कि अगर उसके माता पिता भी देखेंगे तो उसका मन भी करेगा, इसलिए वो भी उसको न देखें। तो उसके माता पिता मान जाते हैं और दूसरे दिन परीक्षा में अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, इन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। तो एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब देखें भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। तो 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। तो उन्होंने विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ता था जो उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, और औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तो इसके लिए 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो भावी संविधान के निर्माण के लिए 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थी, कई सारी भाषाएं थी, धर्म थे, संस्कृति थी, और जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। देश आज़ाद ही हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा तय हो चुका था और कुछ रियासतें जो थीं वो तय नहीं हो रही थी कि उनका वो कहाँ जाएंगी, भारत में या पाकिस्तान में। तो बहुत सारे मुद्दे थे। तो इनको देखते हुए उन्होंने बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया। तो सबसे पहले है में संघवाद। तो संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर है, जब आपने पढ़ा था, और फिर राज्य सरकार है और फिर केंद्र सरकार है। तो इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगें। यानी वहाँ पर तो देश से चुन के जाते हैं, लेकिन जो
राज्यों की स्थिति है या गाँव की स्थिति है, तो उनको देखने के लिए भी लोगों के पास सत्ता या शासन की शक्ति होनी चाहिए। तो भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। संविधान ने तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ताकत और अधिकार मिलते हैं, कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत के संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। तो इससे लोकतांत्रिक सोच, तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की पीढ़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी। वे प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन सब अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग हैं और प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो जब औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर, तो राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा हो गया था। इसलिए वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और अंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो इनके समूह की रक्षा कर सकें। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की करीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखें। तो ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी हम कुछ कहना चाहें। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अपनी इच्छा का धर्म अपनाने
उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। तो अब आप समझने लगे होंगे कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। जिस तरह फुटबॉल के नियम खेलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। तो भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया कई बार जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे।